सीएनएस भी एक वायरस ही है बेटा, जो मतलब सीएनएस को अफेक्ट करता है, वो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर ही होता है। नहीं, इसकी मतलब वैसे फर्टिलिटी रेट को अभी थोड़ी दिनों पहले, कोरोना से पहले ये तो आया था है ना। अच्छा, आज वाले पेपर में आया था ये। चलो देखो बेटा, आगे ध्यान दें एक बार इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें CMI, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, CMI या सेल मीडिएट इम्यूनिटी। देखो, जैसे अपन ने HMI पढ़ा था, तो HMI में B लसीकाणु सम्मिलित थे और CMI के अंदर T लसीकाणु सम्मिलित होंगे। HMI जो फास्ट अकरिंग डिजीज है, मतलब कि जो तेजी से होने वाले रोग है, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। और जो CMI है वो जो स्लोली डिजीज होती है, धीमी गति से होता है, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करेगा CMI। जैसे कि कैंसर, टीबी, ये स्लोली प्रोग्रेस करता है। मतलब ऐसे कैंसर, टीबी ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा टाइम लगता है इनको डेवलप होने में। और फिर एक बार जब ये डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद में फिर फास्ट प्रोग्रेस करने लग जाते हैं। फिर टी सेल कभी भी मुक्त एंटीजन से क्रिया नहीं करती है। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था HMI में, है ना। देखो आपको एक बार उसकी स्क्रीन बताता हूँ मैं। तो HMI के अंदर अपन ने वहां पर क्या देखा था कि जो बी लिम्फोसाइट है वो डायरेक्ट एंटीजन से क्रिया कर रहा है। ये देखो, ये बी सेल है और ये बी सेल के ऊपर ये जो ब्लैक कलर में वाई शेप में है, ये इनके रिसेप्टर है। और ये नॉन सेल्फ एंटीजन डायरेक्ट इनके साथ में बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो जो बी सेल है वो डायरेक्ट नॉन सेल्फ एंटीजन से रिएक्ट करती है, जबकि टी सेल इस तरह से नहीं करेगी। टी सेल बेटा कभी भी फ्री एंटीजन से क्रिया नहीं करती है। तो पहले एक अलग कोशिका है जिसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, है ना। उस सेल का नाम है APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती है कि जैसे नॉन सेल्फ एंटीजन, मतलब कि अपने शरीर से बाहर के जो एंटीजन है उनको नॉन सेल्फ कहेंगे। तो नॉन सेल्फ एंटीजन जब शरीर में प्रवेश करता है तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर ग्रहण करती है। क्या हुआ यहाँ पर पहली स्टेप में कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने नॉन सेल्फ एंटीजन को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अब उस एंटीजन के ऊपर जो अलग अलग एपिटोप्स होते हैं, जहां पर एंटीबॉडी बाइंड करती है, उन एपिटोप को वो सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देगा उनको। ठीक है, फिर बाद में उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के 6 नंबर गुणसूत्र पर एक जीन पाई जाती है जिसको MHC या HLA जीन कहते हैं, जो एक प्रोटीन बनाती है, MHC प्रोटीन या HLA प्रोटीन। और उस प्रोटीन के साथ में वो एंटीजन बाइंड करेगा और सेल की सरफेस के ऊपर प्रदर्शित होता है, इसलिए उसको अपन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। ठीक है, तो देखो बात यह है कि CMI में जो अपने टी सेल है वो कभी भी मुक्त एंटीजन से क्रिया नहीं करती है। थर्ड वाली लाइन पढ़ रहा हूं, यह APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा संसाधित एंटीजन से क्रिया करता है। समझ गए? ठीक है, APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा संसाधित एंटीजन से क्रिया करता है, मतलब फ्री एंटीजन से कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी। अब पढ़ते हैं बेटा इसमें APC होती क्या है। APC का पूरा नाम है इंग्लिश में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको हिंदी में एंटीजन प्रदर्शक कोशिका कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे? यह कोशिका एंटीजन को संसाधित करके, इसका मतलब समझ गए बेटा, एंटीजन को संसाधित करके मतलब कि एंटीजन की प्रोसेसिंग करती है। और प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा कि एंटीजन के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे मान लो 4 प्रकार के रिसेप्टर हैं, तो उन चारों रिसेप्टर को अलग अलग कर देगा, उसको आप कह रहे हो प्रोसेसिंग एंटीजन का। तो संसाधित कर विशिष्ट ग्राही प्रोटीन MHC द्वारा कोशिका सतह पर प्रदर्शित करती है। तो इस सेल को आप एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हो। आई बेटा बात समझने में? देखो एक एक शब्द का अलग अलग मतलब समझेंगे भाई। आपको MHC बहुत सारे बच्चों का पढ़ा हुआ है और बहुत सारे बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं भी होगा शायद, है ना। MHC HLA क्या होते हैं, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी इनके बारे में।
है ना। MHC क्या है, HLA क्या होता है, पहले आप इस सेल को समझ लीजिए। APC क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बेटा एक प्रकार की सेल ही है जो क्या करती है, सबसे पहले नॉन सेल्फ एंटीजन का प्रोसेसिंग करेगी, और प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर उस सेल को एंटीजन को किसी विशिष्ट ग्राही प्रोटीन के द्वारा अपनी सतह पर प्रदर्शित करती है। इसलिए इसको एंटीजन प्रदर्शक कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है सरफेस पे। अब हमारी बॉडी में कौन कौन सी होती है बेटा, एपीसी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसे कि बी लिम्फोसाइट। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट है ये खुद भी एक प्रकार की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। मैक्रोफाज भी एपीसी है। और त्वचा में डेंड्राइटिक सेल, अपने स्किन के अंदर भी सेल होती है डेंड्राइटिक सेल। और डेंड्राइटिक सेल के बेटा अलग अलग टाइप्स होते हैं फिर, जैसे कि फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल और एक लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जैसे आपसे ये पूछा जाए कि लैंगरहैंस कोशिका कहाँ पाई जाती है ना, तो आप अग्नाशय मत बताना, क्योंकि अग्नाशय में लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं। यहाँ पर लैंगरहैंस की कोशिका की बात कर रहे हैं। तो लैंगरहैंस कोशिका एक प्रकार की डेंड्राइटिक सेल है जो अपने स्किन में पाई जाती है। और आपसे पूछा डेंड्राइटिक सेल क्या होती है, तो डेंड्राइटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। देखो इस तरह से काम करेगी। ये देखो बेटा कर्सर का साइन, ये नॉन सेल्फ एंटीजन है। और फर्स्ट स्टेप पे देखो बेटा, इस एंटीजन को इसने एंडोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण कर लिया। और अब ध्यान से देखो, एंटीजन के बाहर ये 4 अलग अलग डिजाइन से ऐसे रिसेप्टर बना रखे हैं अपन ने, है ना। ये ट्राइंगल है, एम शेप में है, ओ है ना, स्क्वायर, इस तरह से। ये क्या है, ये एपिटोप है बेटा, है ना, ये एपिटोप है, यहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड करेगी। ठीक है, अब इसने क्या किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने देखो अगले डायग्राम में इन सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया। इसी को आप क्या कह रहे हो, नॉन सेल्फ एंटीजन की प्रोसेसिंग करना, मतलब संसाधन करना। समझ गए। अब प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर देखो बेटा, ये इस कोशिका का केंद्रक है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। और इस केंद्रक में 6 नंबर गुणसूत्र पर, ठीक है, 6 नंबर गुणसूत्र पर एक जीन पाई जाती है जिसका नाम है MHC जीन, या फिर बेटा आप इसको HLA जीन भी कह सकते हो। और ये जीन क्या करती है, प्रोटीन बनाती है, और उस प्रोटीन का नाम है MHC प्रोटीन या HLA प्रोटीन, या फिर आप उसे MHC एंटीजन या HLA एंटीजन भी कह सकते हैं। देखो बहुत सारे नाम हो गए ये, है ना, क्योंकि ये जो एंटीजन है ना बेटा, MHC एंटीजन, HLA एंटीजन, एक ही बात है, कुछ भी कह दो, दोनों में से एक ही चीज है, या तो MHC कह दो या HLA कह दो, है ना। तो MHC HLA एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पर होंगे। और ये एंटीजन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और इस प्रोटीन को कौन बनाता है, जीन बनाती है। उस जीन का नाम क्या है, MHC जीन या HLA जीन, जो 6 नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। अब MHC का पूरा नाम है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और HLA का पूरा नाम है बेटा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब इनका मतलब समझो एक बार। देखो पहले क्या हुआ था कि जैसे हमारी बॉडी में मान लो कोई ऑर्गन है और वो ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे मतलब कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है, तो सेटिस्फैक्टरी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में एक ही ट्रीटमेंट बचता है कि उस जो खराब ऑर्गन का एक सही ऑर्गन के द्वारा उसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, मतलब कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। यही तो ट्रीटमेंट होता है भाई। किडनी खराब हो गई तो कब तक डायलाइसिस करते रहेंगे, है ना, वो एक सफल उपचार नहीं है। तो उसमें सफल उपचार यही होगा कि उसमें एक सही किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। ठीक है, जब ये आइडिया सबसे पहले दिमाग में आया तो उस टाइम पर ये सोचा गया कि यार चलो ह्यूमन पर नहीं करेंगे, पहले माइस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। चूहों पर करके देखा गया प्रयोग। अब उसमें एक दाता और ग्राही चूहा लिया गया। ठीक है, जब दाता से ऑर्गन को ग्राही में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ये देखा गया कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, है ना। दाता में किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, ग्राही भी स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो ऑर्गन के अलावा और कोई डिजीज उसमें ना हो। अब उसमें वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर भी दिया। ठीक है,
लेकिन कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में क्या देखा गया कि जो ग्राही का प्रतिरक्षा तंत्र है उसने उस दाता के अंग को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब उस दाता के अंग के विरुद्ध एंटीबॉडी या इम्यूनिटी डेवलप हो गई और वो इम्यूनिटी की वजह से वो ऑर्गन को खराब कर रहा है। ठीक है, अब उन्होंने उस कारण को ढूंढा कि यार ऐसा क्या कारण था कि हमने तो एंटीजन भी मैच कर लिए इनके, है ना, ब्लड ग्रुप भी मैच कर लिए, कोई डिजीज उसमें नहीं थी डोनर के अंदर, फिर ये ऑर्गन रिजेक्ट क्यों हुआ। जब बाद में उसका कारण देखा गया तो ये रीजन निकला कि यार जो ग्राही और जो दाता, इनके जो उत्तक होते हैं ना बेटा, टिश्यू, उनके टिश्यू के ऊपर सेल्फ एंटीजन पाए जाते हैं और वो सेल्फ एंटीजन मैच नहीं कर रहे थे और उन सेल्फ एंटीजन को नाम दिया गया MHC, है ना। मतलब अब उन वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि यार देखो, जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो टिश्यू कॉम्पेटिबल होने चाहिए, कॉम्पेटिबल मतलब मिलान करने चाहिए, इसीलिए इस एंटीजन का नाम क्या रखा गया, मेजर, मुख्य, मेजर मतलब मुख्य, हिस्टो मतलब टिश्यू, हिस्टोलॉजी टिश्यू, और कॉम्पेटिबिलिटी मतलब कि मिलान करना, है ना, कि जब अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो मुख्य रूप से ये उत्तकों के एंटीजन भी मिलान करने चाहिए, इसलिए उस एंटीजन का नाम क्या रख दिया बेटा, MHC नाम रख दिया। आई बात समझने में? चलो ठीक है, कारण पता लग गया कि भाई रिजेक्शन क्यों हुआ। अब बाद में क्या हुआ कि अब ह्यूमन पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की जो बात आई, तो अब ये देखा यार चूहे में ऐसी कोई जीन थी, ऐसी एंटीजन थी, उस वजह से रिजेक्शन हो गया। हो सकता है ऐसे एंटीजन ह्यूमन के सेल पर भी प्रेजेंट हो, तो उनको भी खोज लिया जाए पहले, है ना, बाद में ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। तो ह्यूमन में MHC के प्रकार के जो एंटीजन है वो सबसे पहले ह्यूमन की WBC पर डिस्कवर किए गए थे, इसलिए उनका नाम HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन रखा गया। आई बात समझने में? तो ये HLA MHC क्या होते हैं, ये आपके जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन है, जो ग्राफ्टेड ऑर्गन है, उसके लिए एक आई कार्ड का काम करते हैं, ये है ना, एक आई कार्ड का काम करते हैं। जैसे मान लो आप इस इंस्टीट्यूट में आते हो या किसी जैसे कोई ऑफिस है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, तो अपन वहां पे जाते हैं तो हमें अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है, ठीक है, कि भाई हम यहीं के ही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अपन कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो बाहर से जो आप ऑर्गन को लगा रहे हो तो उस ऑर्गन में वो आई कार्ड उसको दिखाना पड़ेगा, और वो आई कार्ड MHC या HLA है। अगर ये मैच करेगा तो ही आपकी बॉडी उसको अंदर अलाउ करेगी, नहीं तो अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, और अगर मान लो, अच्छा वो मैं आपको फिर आगे बताऊंगा कि अगर मैच नहीं करते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ता है। आप तो मुझे ये बताओ MHC HLA समझने में आए नहीं आए? ठीक है, तो अब बेटा देखो, हमारे सभी के मतलब सेल्स के ऊपर, जैसे आप सभी यहाँ पर हो, हम सभी के जो सेल्स के ऊपर जो MHC या जो HLA एंटीजन है तो वो मैच थोड़ी करेंगे। अरे MHC या HLA एंटीजन कहाँ से बन रहे हैं? जीन से बन रहे हैं। जीन DNA है ना, और DNA में जैसे 50% DNA फादर से, 50% DNA मदर से आ रहा है। इसका मतलब है जो संतान का MHC 100% अपने पेरेंट्स से भी मैच नहीं करता है ना। कभी जरूरत पड़े ना कि जैसे मान लो फादर से ऑर्गन लेने की या फादर को या मदर को ऑर्गन देने की, तो 50% संभावना होगी उस अंग के रिजेक्ट होने की। बताओ सही है नहीं है ना। और अगर इसी तरह से आप, तभी तो अपन कहते हैं कि यार जब अंग दान किया जाता है या फिर मान लो हमें ऑर्गन लेना पड़ता है तो उस समय हमें जेनेटिकल आइडेंटिकल पर्सन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जेनेटिकल आइडेंटिकल का मतलब तो समझते हो ना, जो आनुवांशिक रूप से परिचित होते हैं। ठीक है, तो जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है और उसमें कोई किडनी खराब हो गई, ठीक है, अब उसके पेरेंट, फादर या मदर में से कोई भी उसको, एक आदमी उसको किडनी देना चाह रहा है, तो अब आपसे ये पूछे बेटा ये बताओ कि कितनी प्रतिशत संभावना है रिजेक्ट होने की, तो आप क्या कहोगे? 50% संभावना होगी। नहीं समझे? अरे MHC जीन में 50% फादर से आ रही है, 50% मदर से आ रही है, तो संभावना 50% हो गई ना। चलो ठीक है, अब अपन ये कहें सिबलिंग की बात करें। सिबलिंग मतलब एक माँ बाप की दो औलाद, चाहे वो 2 भाई 2 बहन या एक लड़का या एक लड़की कैसे भी है, जुड़वा नहीं है, पर है ना, जुड़वा नहीं है। जैसे
सामान्यतः एक माता पिता के दो या दो से ज्यादा संतान होती है, वो सिबलिंग होती है। अगर वो आपस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो बताओ अब रिजेक्शन की संभावना 50% से ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो जाएगी। और आइडेंटिकल ट्विंस होंगे तो 0%, है ना, कोई रिजेक्शन नहीं होगा। कब तक? उनमें से किसी एक में अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो। आई बेटा बात समझने में? अब ऐसे मान लो कि हम कोई रास्ते चलते आदमी से कोई ऑर्गन ले भाई, जो जेनेटिकल नॉन आइडेंटिकल है, तो उसमें रिजेक्शन की संभावना और ज्यादा हो जाएगी, समझे? इस वजह से अब देखो ये सेल, देखो बेटा, सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने नॉन सेल्फ एंटीजन को ग्रहण किया, फिर बेटा उसकी प्रोसेसिंग करके रिसेप्टर को अलग अलग किया। 6 नंबर गुणसूत्र पर जो MHC जीन है उसने MHC प्रोटीन बना दी। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 4 नंबर स्टेज पर क्या हो रहा है, ये एंटीजन ने इस MHC के साथ में बाइंड किया और MHC एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये MHC क्या कर रहा है, इस एंटीजन को सेल के बाहर सरफेस पर प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए बेटा इस सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोला जाता है। ठीक है, अब ये चीज आपको केवल समझाने के लिए थी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती है, कैसे काम करती है ना। बाकी कुछ जरूरी नहीं है आप डायग्राम वगैरह याद रखो, ये हमारे समझने के लिए थी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती है। क्लियर है बेटा? अब आगे देखो, अब MHC या HLA है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, जैसे MHC टाइप 1 या HLA टाइप 1, HLA टाइप 2 या MHC टाइप 2 एक ही बात है, दो प्रकार के हैं। देखो टाइप 1 जो HLA है वो आपके शरीर की जितनी भी केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं उन सभी की सरफेस पर पाया जाएगा। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है तो आरबीसी की सरफेस पर नहीं होगा। प्लेटलेट्स को आप वास्तविक कोशिका कह नहीं सकते हो क्योंकि वो तो मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों से बन रही है, उस पर भी नहीं होगा, है ना। बाकी जितनी भी जो न्यूक्लिएटेड सेल्स है सभी की सरफेस पर टाइप 1 MHC पाया जाता है, और जो टाइप 2 है ये बेटा केवल सिर्फ और सिर्फ APC पर पाया जाता है। अब आपसे ये पूछे बताओ बेटा APC पर कितने प्रकार के HLA होते हैं, तो हम कहेंगे सर दोनों प्रकार के होता है, टाइप 1 भी होता है, टाइप 2 भी होता है। क्यों भाई? क्योंकि टाइप 2 तो केवल APC पर ही है ना, टाइप 2 तो और आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल APC पर ही मिलेगा, लेकिन टाइप 1 सभी केंद्रक युक्त कोशिका पर मिलेगा, तो इसका मतलब APC पर भी होगा। समझ गए? ठीक है, अब देखो TH सेल, T4 सेल, हेल्पर सेल, है ना, ये कैसे काम करेगी? ये बेटा संख्या में अधिक होगी, सतह पर CD4+ ग्राही पाया जाता है, सही बात है ना, किसकी सरफेस पर? TH सेल की सरफेस पर, इसीलिए सेल को आप T4 सेल कहते हैं। और ये APC के MHC2 से बंधित एंटीजन से क्रिया करती है, इसलिए ध्यान रखना बेटा कि अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर MHC1 है तो उससे TH सेल क्रिया नहीं करेगी, है ना। तो आप एक चीज याद रखना, CD4+ MHC2 से और CD8+ MHC1 से क्रिया करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये MHC2 के साथ में ये नॉन सेल्फ एंटीजन जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर MHC1 होता ना तो ये क्रिया नहीं करता। ठीक है, और यह आपकी TH सेल है, TH सेल के साथ में CD4+ रिसेप्टर सरफेस पर होता है। अब सुनो, देखो क्या हुआ, जैसे कोई नॉन सेल्फ एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया, कोई इन्फेक्शन हो गया, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उस रोग कारक या एंटीजन की प्रोसेसिंग की और उसको सरफेस पर बाइंड कर लिया, है ना, MHC2 के साथ में। अब TH सेल क्या करेगी, TH सेल उस नॉन सेल्फ एंटीजन से बाइंड कर लेती है। ठीक है, अब यहां पर ये बाइंड करेगा, जैसे ये सेल बाइंड करेगी तो TH सेल क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अगर बाइंड नहीं करेगी तो एक्टिवेट नहीं होगी, बाइंड करेगी तो एक्टिवेट हो जाएगी। और एक्टिवेट होते ही TH सेल ने क्या किया, साइटोकाइन का श्रावण किया, है ना। साइटोकाइन में बेटा इंटरफेरोन और इंटरल्यूकिन, इंटरफेरोन विषाणु संक्रमित कोशिका से आता है तो वो तो आएगा नहीं यहाँ से, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरल्यूकिन आएगा। और इंटरल्यूकिन क्या करता है,
अब टीएच सेल से जो इंटरल्यूकिन आएगा वो आपके बी सेल और किलर सेल को एक्टिवेट कर देगा। आई बात समझने में? मतलब कि अब एचएमआई और सीएमआई दोनों काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तभी तो देखो ये मेन सेल होती है, हेल्पर सेल, बहुत मुख्य कोशिका है, पूरे इम्यून सिस्टम का रूट होता है, ये जड़ होती है पूरी, ठीक है। एचआईवी वायरस इस सेल पर अटैक करता है बेटा, टीएच सेल पर, है ना। अब टीएच सेल की संख्या कम हो गई। अब बताओ जब टीएच सेल की संख्या बहुत ज्यादा कम है या है ही नहीं, तो फिर ये साइटोकाइन इंटरल्यूकिन आ पाएगा? नहीं आएगा। जैसे ना तो आपकी बी सेल काम करेगी ना किलर सेल काम करेगी, है ना। तभी तो उपार्जित प्रतिरक्षा कमजोर हो जाता है, ठीक है। एड्स के अंदर ये बाहर से दे नहीं सकते ऐसी चीजें, ठीक है। ये फिर क्योंकि उसमें वही है ना, इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करेगा इस वजह से। फिर है बेटा किलर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल, टीके या टीसी सेल। टीके सेल की सतह पर CD8 प्लस रिसेप्टर, टीएच सेल पर CD4 प्लस। CD4 प्लस कौन से MHC से? MHC2। और CD8 प्लस MHC1 से क्रिया करेगा। CD8 प्लस ग्राही पाया जाता है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के MHC1 से बंधित एंटीजन से क्रिया करता है। MHC1 से बंधित एंटीजन से क्रिया करता है और इसके दो कार्य होंगे बेटा यहाँ पर। पहला है परफोरिन प्रोटीन का श्रावण कर लक्ष्य कोशिका का अपघटन करना। याद आ गया एनके सेल वाला? एनके सेल में बताया था ना, परफोरिन प्रोटीन आएगी और जो संक्रमित कोशिका है, ठीक है, या रोग कारक है, उसके सरफेस पर छिद्र बना देगा जिससे जल उसमें प्रवेश करेगा और वो सेल धीरे धीरे फूलेगी, बाद में फट जाती है, लाइसिस हो जाता है। और दूसरा कार्य है बेटा ग्रेंजाइन। ग्रेंजाइन क्या कर रहा है? लक्ष्य कोशिका का अपोप्टोसिस करता है ना, अपोप्टोसिस। अब समझो बेटा, अपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल प्रोग्राम डेथ। देखो जैसे एक सेल साइकिल चल रहा है ना, कोशिका चक्र। मान लो कि कोई टारगेट सेल है ना, जैसे एक टीके सेल है और एक टारगेट सेल है। टारगेट सेल संक्रमित कोशिका या कैंसर कोशिका ये मान लीजिए, और वो टारगेट सेल क्या कर रही है कि उसमें जो सेल साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, उसका अनकंट्रोल्ड डिवीजन चल रहा है उसमें, अनियंत्रित विभाजन, ठीक है। तो जो सेल साइकिल है ना, उसमें सेल साइकिल में मतलब इंटरफेज और माइटोटिक फेज, जिसमें G1 S G2 विभाजन प्रावस्था ये सब वहां पर होंगे। तो वो सेल प्रोग्राम कहता है बेटा उसको। जो सेल साइकिल चल रहा है ना, उसको आप सेल प्रोग्राम कह रहे हो। और ये जो ग्रेंजाइम क्या कर रहा है, उसके सेल प्रोग्राम को नष्ट कर देता है। जो उसका साइकिल चल रहा है ना सेल का, उसको स्टॉप कर देगा। उसी को आप क्या कहते हो? अपोप्टोसिस कहते हैं। अब बताओ अपोप्टोसिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्योंकि अपोप्टोसिस होगा तो इसका मतलब जो आपकी नॉर्मल सेल में जो अनकंट्रोल्ड सेल साइकिल चलता है ना, वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है वहां पे। और अगर अपोप्टोसिस नहीं होगा तो फिर वो कैंसर में बदल जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, अपोप्टोसिस सामान्य कोशिका का गुण होता है, कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं बेटा टीएच सेल, सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल टीके और टीएच सेल के कार्यों का संदमन करती है ना। मतलब ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाएगी तो ये उनके फंक्शन को बंद करेगी और प्रतिरक्षा अनुक्रिया से शरीर की रक्षा करती है। मेमोरी सेल आप जानते ही हैं कि ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाएगी सीएमआई के लिए, है ना। सीएमआई के लिए इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ये वाली सेल बनाती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्टिंग या अंग प्रत्यारोपण एक ही बात है। पहले ये बताओ सीएमआई समझने में आया नहीं आया? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब शरीर में हृदय, वृक्क, नेत्र, यकृत आदि अंग सामान्य रूप से कार्य करना बंद करते हैं तो एकमात्र उपचार अंग प्रत्यारोपण होता है। देखो ये एक जनरल मतलब की बात है कि भाई अंग प्रत्यारोपण की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई ऑर्गन सही से काम नहीं करता है तो हमें जरूरत पड़ती है। और वह ऊतक या अंग जिसे प्रत्यारोपण में काम में लेते हैं, जैसे मान लो किसी में आप कोर्निया को प्रत्यारोपित कर रहे हो, किसी में लीवर को, किसी में किडनी को, ठीक है। तो वो जो अंग या ऊतक आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो उसको आप ग्राफ्ट कहोगे और इस प्रक्रिया को आप ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण में क्या क्या चीजें अनिवार्यता है, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले है बेटा ब्लड ग्रुप की मैचिंग करना।
कि जो डोनर और रिसिपिएंट है उनके ब्लड ग्रुप हमें मैच करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि डोनर का ए है और रिसिपिएंट का बी है ना, वो नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा, फिर प्री और पोस्ट स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है। प्री स्टेरॉइड थेरेपी में जैसे आपने ग्राही जो व्यक्ति है ना, ग्राही, उसमें ट्रांसप्लांटेशन से पहले आप उसमें ये कोर्टिसोल हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। कोर्टिसोल बेटा एक प्रकार का ग्लूकोकोर्टिकोइड, जो आप जानते हैं ना कोर्टिसोल क्या करता है। कोर्टिसोल एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाओं का संदमन करता है, प्रदाह रोधी होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, आरबीसी की संख्या को बढ़ाएगा, डब्ल्यूबीसी को कम करेगा, इसलिए कोर्टिसोल का उपयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। ठीक है। पोस्ट स्टेरॉइड थेरेपी में ट्रांसप्लांटेशन के बाद में साइक्लोस्पोरिन का इंजेक्शन देते हैं। अभी आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट हो गया चैप्टर, नहीं हुआ अभी तक? मोल बायो चल रहा है, मोल बायो तो हो गया होगा आगे ना। अच्छा, अभी वो प्लांट ब्रीडिंग चलेगा भी ना, हाँ प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट हो भी गया। अरे तुम रहने दो यार, पता नहीं क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। चलो यार, जो भी हो, मैं तो ये कह रहा था आप लोगों से, वहां पर आप लोग पढ़ोगे इसमें, है ना, साइक्लोस्पोरिन के बारे में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो साइक्लोस्पोरिन ए और साइक्लोस्पोरिन ए की बात है ना। कई जगह पर लिखा होता है साइक्लोस्पोरिन फिर डैश मार करके ए, साइक्लोस्पोरिन ए या साइक्लोस्पोरिन ए की बात है। ये भी बेटा प्रतिरक्षा संदमक औषधि है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कोर्टिसोल को आप प्रतिरक्षा संदमक, इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना भाई, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है वही तो इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। अभी देखो ये जो ऐसी जो महामारियां भी चली थी ना, कोविड वगैरह, तो जिनमें जैसे कोरोना का इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया और उनमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया था, फिर लंग्स वगैरह में, फेफड़ों में से, तो उनको फिर स्टेरॉइड दिए गए थे। आपने सुना होगा, ऐसे न्यूज़पेपर में भी जनरल कॉमन चल रहा था कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन दे रहे हैं। तो वो जो स्टेरॉइड होता है वो एक्चुअल में इसी का ही तो इंजेक्शन देते हैं, है ना, कोर्टिसोल का, लेकिन इसका नाम अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है फिर ये। ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, ये मतलब कि इन्फ्लामेशन को कम करेगा। जैसे ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन को कम करेगा ये। अब इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होगा? डब्ल्यूबीसी की वजह से। तो डब्ल्यूबीसी के नंबर को घटा दो ना, तो इन्फ्लामेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। तो जब डब्ल्यूबीसी के नंबर कम होंगे तो इम्यून सिस्टम भी तो सप्रेस होगा। ठीक है। इसीलिए जब स्टेरॉइड दिए जाते हैं ना, उस टाइम पर जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेसेंट होता है बेटा ये। दूसरी बात, कोर्टिसोल को देने के बाद में जो शुगर लेवल है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इवन डायबिटिक जो कंडीशन है वो भी बन जाती है। ठीक है। और ऐसा ही काम साइक्लोस्पोरिन करता है बेटा, ये भी इम्यूनो सप्रेसेंट ही होता है। ठीक है। तो ये आपको दो कंडीशन समझने में आई कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ेगा, स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा टिश्यू टाइपिंग करना पड़ता है। टिश्यू टाइपिंग को हिंदी में बोलते हैं उत्तक मिलान। उत्तक मिलान में आप दाता और ग्राही के एमएचसी या एचएलए को मैच करते हो कि वो कितने परसेंट मैच कर रहे हैं, है ना। ये चीज देखी जाती है कि कितने परसेंट मैच कर रहे हैं। जैसे हमारे मान लो फैमिली मेंबर में कोई भी है जो जेनेटिकल आइडेंटिकल है, ठीक है। अब किसी एक व्यक्ति में ऑर्गन कोई खराब हो गया, उसके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उसके फिर जो अंकल वगैरह हैं, ठीक है, वो ऑर्गन दे सकते हैं। लेकिन अब उसमें ये चीज देखी जाएगी कि इसमें मैचिंग करने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, समझ रहे हो। और अगर कोई भी नहीं दे पा रहा है तो आप बाहर से अगर किसी से ऑर्गन लेते हो तो उसमें तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि रिजेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको जीवन भर उसको साइक्लोस्पोरिन लेना पड़ता है। ठीक है। तो देखो कैसे मैच करेंगे, यहाँ पर पिता और माता का एमएचसी या एचएलए, 6 नंबर गुणसूत्र पर इनकी बेटा जीन है ना, और पिता से और माता से एक एक सेट बेटा क्रोमोसोम का संतान में जाएगा। सही बात है ना भाई, पिता से एक सेट क्रोमोसोम का और मदर से क्रोमोसोम का एक सेट उसकी प्रोजेनी में जाएगा। इसका मतलब प्रोजेनी का जो 50% डीएनए है वो मदर से और 50% फादर से मैच करेगा। तो हम ये कह सकते हैं
तो 50% पिता व 50% माता से एमएचसी या एचएलए मिलान करता है। सही बात है ना? ठीक है, इसीलिए बेटा ये सफलता का जो क्रम होता है प्रत्यारोपण में, ठीक है, प्रत्यारोपण में जो सफलता का क्रम होता है वो कैसे देखा जाएगा? सबसे पहले सेल्फ में, कि खुद से खुद में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लो, ठीक है। अब खुद से खुद में क्या कर सकते हैं? जैसे प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी जैसे मान लो कि कोई बर्निंग केस है कि हाथ की स्किन जल गई यहाँ से, तो जांग वाले भाग की स्किन को उठा करके यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये 100% मैच करते हैं, ठीक है। सेल्फ के बाद में फिर ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी आइडेंटिकल ट्विंस में, जो जुड़वा होता है ना, समरूप जुड़वा। आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस को ही तो कहते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल दोनों का ही सेम होता है। आइडेंटिकल ट्विंस से कम होगा बेटा सिबलिंग में, है ना, सिबलिंग, एक माता पिता की दो संतान, ठीक है, जो जुड़वा नहीं होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सिबलिंग से कम संभावना होगी फिर पेरेंट में मैच करने की, और पेरेंट से कम संभावना होगी अनरिलेटेड डोनर में। तो ये बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए कि ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेसफुल सीक्वेंस बताइए बढ़ते हुए क्रम में, तो देखो अनरिलेटेड डोनर से ज्यादा पेरेंट में, पेरेंट से फिर सिबलिंग में, सिबलिंग से आइडेंटिकल ट्विंस में, और इनसे ज्यादा फिर सेल्फ में, ठीक है। अब यदि ग्राही व दाता का एमएचसी या एचएलए मैच नहीं हो पाता है तो उस केस में प्रत्यारोपित अंग को ग्राही का सीएमआई रिजेक्ट कर देता है। आई बात समझने में? अगर मान लो कि डोनर और रिसिपिएंट का एमएचसी एचएलए मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो ग्राही का, हमेशा ध्यान रखना ग्राही का, क्योंकि दाता का थोड़ी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसने तो ऑर्गन रिसिपिएंट को दे दिया, तो ग्राही का सेल मीडिएट इम्यूनिटी या सीएमआई उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। ध्यान रखना दो बातें हैं कि रिजेक्शन कौन करेगा, ग्राही या डोनर? तो ग्राही। कौन सी इम्यूनिटी, एचएमआई या सीएमआई? सीएमआई। सीएमआई किस पर आधारित होगी, बी या टी लिम्फोसाइट? तो टी लिम्फोसाइट पर आधारित होती है, ठीक है। अब इस केस में ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि जो ग्राही है उसको जीवन भर प्रतिरक्षा संदमक औषधि साइक्लोस्पोरिन लेनी पड़ती है, वो उसको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे उसने साइक्लोस्पोरिन लेना बंद किया, क्योंकि साइक्लोस्पोरिन क्या करती है बेटा, साइक्लोस्पोरिन उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, संदमित कर देती है। जैसे अगर उसने इसको लेना बंद कर दिया साइक्लोस्पोरिन को, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होते ही उसने ऑर्गन को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। इस वजह से ये लाइफ टाइम लेना पड़ता है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर साइक्लोस्पोरिन लेने से क्या उसकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी, ठीक है। तो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और फिर उसको दूसरे इन्फेक्शन वगैरह से भी बच करके रहना पड़ता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये है फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, है ना। एक ही व्यक्ति में अंग प्रत्यारोपण, उसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करना, ठीक है, जो अभी अपन ने बताया यहाँ पर। आइसोग्राफ्ट जैसे आइडेंटिकल ट्विंस में ग्राफ्टिंग करना या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना, उसको आइसोग्राफ्ट कह रहे हैं। होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट जो जेनेटिकल नॉन आइडेंटिकल होते हैं, है ना, मतलब एक ही जाति के दो जीव हैं लेकिन वो आनुवांशिक रूप से परिचित नहीं है। जैसे हम लोग आपस में किसी से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करें तो वो होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट टाइप की ग्राफ्टिंग होगी। और हेट्रोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट में क्या होता है बेटा, जो अलग अलग जातियों में ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है। जैसे पता है अभी आप बायोटेक में पढ़ोगे कि ट्रांसजेनिक पिग, है ना, जो ट्रांसजेनिक सुअर बनाए गए हैं और उनमें ऐसी जीन उसमें ट्रांसप्लांट की गई है, और वो जीन क्या करती है कि उनके जो एमएचसी एचएलए होते हैं ना, वो ऐसी प्रोटीन बनाती है, उनके एमएचसी एचएलए को कवर कर लेती है, ठीक है। इसलिए जो ऐसे ट्रांसजेनिक पिग होते हैं उनके वाल्व को आप ह्यूमन के हार्ट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और ऐसे किए भी गए हैं, ठीक है। जैसे अपने हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं ना, तो वो ट्रांसजेनिक पिग से ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, और वो सही से काम भी करते हैं। आई बात समझने में? तो अब आप ये सोचो कि क्या उनका एमएचसी हमारे एमएचसी से मतलब कि जैसे अलग नहीं होगा वहां पे, तो वो तो बेटा अलग तो होना ही है।
लेकिन वो ट्रांसजेनिक एनिमल है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या होता है, आप उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देते हो, वो पहले ही हमने चेंज कर दिया। ऐसी जीन आपने उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर की है जो ऐसे प्रोटीन बनाती है, और वो प्रोटीन उनके एमएचसी को ढक लेती है, फिर रिजेक्शन की कोई संभावना ही नहीं रहती है। ठीक है, तो अलग अलग जातियों में जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको हेटेरोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट बोला जाता है। अब बताओ बेटा, आपको ये दो टॉपिक यहाँ पर समझने में आए नहीं आए? क्लियर है? क्या क्या चीजें अपन ने देखी? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सीएमआई। तो सीएमआई कौन सी सेल पर बेस्ड होगी बेटा? बी सेल, टी सेल, टी सेल। स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज या फास्ट प्रोग्रेसिंग डिजीज से बचाती है, तो स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज से बचाती है। ठीक है, क्या टी सेल बी सेल की तरह फ्री एंटीजन से क्रिया करती है? नहीं, हमेशा ध्यान रखना है कभी भी फ्री एंटीजन से क्रिया नहीं करता है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा संसाधित एंटीजन से क्रिया करता है। अब आपसे पूछे बेटा एपीसी क्या होती है, तो आप कहोगे कि देखो सर ये अपने बॉडी में एक सेल ही है, जो सेल क्या करती है, पहले नॉन सेल्फ एंटीजन को अंदर ग्रहण करेगी, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके उस एंटीजन को अपनी सतह पर प्रदर्शित करती है। उसको आप कह सकते हो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जैसे एग्जांपल्स बोले तो आप बी सेल, मैक्रोफाज, ठीक है, और त्वचा में डेंड्राइटिक सेल जैसे लैंगरहैंस कोशिका, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, एमएचसी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। टाइप 1 सभी केंद्रक युक्त कोशिका पर, टाइप 2 केवल एपीसी पर पाया जाता है। इसका मतलब एपीसी पर टाइप 1 भी होगा, टाइप 2 भी होगा। ठीक है, टीएच सेल के ऊपर रिसेप्टर CD4+, जो MHC2 के एंटीजन से क्रिया करेगा, और टीके सेल पर CD8+, जो MHC1 के एंटीजन से क्रिया करता है। सप्रेसर सेल मतलब कि हेल्पर सेल और किलर सेल के कार्यों को संदमित करेगी, सप्रेस करेगी, और मेमोरी सेल उनकी मेमोराइज करती है या फिर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाती है। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन ने देखा यहाँ पे मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सीधी सी बात है बेटा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तभी करेंगे जब कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, ऐसे जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, है ना। जैसे गाड़ी के टायर बदल लेते हैं ना, 5000 किलोमीटर चल गई, आगे वाले पीछे लगा दो, पीछे वाले आगे लगा दो, ऐसे तो करेंगे नहीं, है ना। कोई ऑर्गन खराब हो गया तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। और जिस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या टिश्यू को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको आप कहते हो ग्राफ्ट। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग करते हैं उस समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि ब्लड ग्रुप की मैचिंग करनी चाहिए, दूसरा स्टेरॉइड थेरेपी देनी चाहिए, और तीसरा टिश्यू टाइपिंग या उत्तक मिलान जिसमें HL या MHC का मैचिंग की जाती है। अगर ये मैच करते हैं तो बढ़िया बात है, मैचिंग नहीं होती है तो उस केस में ग्राही का CMI उस ऑर्गन को रिजेक्ट करेगा, और उसके रिजेक्शन को रोकने के लिए आप उसे जीवन भर प्रतिरक्षा संदमक औषधि, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग जैसे साइक्लोस्पोरिन उसको दी जाती है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी बाह्य पदार्थों के प्रति शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी को कहते हैं, है ना। जैसे फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल मतलब जैसे कोई धूल का कण है, ठीक है। अब जैसे वो आपके मतलब नासा तंत्र में, मतलब जैसे हवा के साथ में आपके नेजल चैम्बर में जाएगा, ठीक है, या फिर मान लो कोई पराग कण है, या फिर कोई मेडिसिन है, ठीक है, दवाइयाँ जो अपन ओरली इंटेक कर रहे हैं, या नए कपड़े होते हैं जिनको अपन पहनते हैं, ठीक है, या फिर कोई जंतुओं के जो पालतू जंतु होते हैं जैसे उनके बाल और नाखून जब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो भी एलर्जी हो जाती है। ठीक है, या फिर मान लो कि कुछ में भोज्य पदार्थों से, जैसे चावल को खाने से एलर्जी होती है, गेहूं की रोटियां खाने से एलर्जी हो जाती है, ठीक है, किसी में धूप से या सर्दी से एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे मतलब कि कोई भी अपने बॉडी के आउटर साइड के फॉरेन मटेरियल जो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम उनके लिए हाइपर सेंसिटिविटी प्रदर्शित करता है। तो सीधी सी बात है बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र की जो अति संवेदनशीलता होती है ना, उसी को एलर्जी कहते हैं। जैसे आप ये देखो कि
मान लो कि 2 4 5 लोग जैसे रोड को क्रॉस कर रहे हैं या रोड पर चल रहे हैं, धूल मिट्टी काफी उड़ रही है, तो एक में तो क्या हुआ, धूल मिट्टी से छींक वगैरह उसमें चलने लग गई, खांसी उसके होने लग गई, और बाकी के किसी के नहीं हुआ। क्या ऐसा थोड़ी है कि यार उस एक में ही वो डस्ट पार्टिकल ज्यादा चले गए, बाकी में नहीं जा रहे हैं? नहीं, वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेकिन एक का इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है, उनका हाइपर सेंसिटिविटी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें एलर्जी हो गई। आई बात समझने में? तो सीधी सी बात है बेटा, एलर्जी उन लोगों में होगी जिन लोगों का इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए अति संवेदनशीलता दर्शाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये एक्चुअल में एक सब्जेक्ट होता है ना? ये जो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ये हायर स्टडीज में इसकी एक अलग किताब चलती है, और ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है, एक अलग से पेपर होता है इसका, इम्यूनोलॉजी का। और उसमें ये जो एलर्जी जो मतलब पढ़ते हैं, या फिर हम लोगों ने जब पढ़ी थी उसके अंदर, तो उसमें तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप भी पढ़ते हैं कि कितने प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अपने तो सरफेसली चीजें होती है ना? हाइपर सेंसिटिविटी उस एक में क्यों हुई, बाकी में क्यों नहीं हुई, उनके भी रीजन होते हैं। लेकिन वही बात है, आपको केवल बस इतना ध्यान रखना है कि एलर्जी बाह्य पदार्थों के प्रति शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की हाइपर सेंसिटिविटी को कहते हैं, और जो कण एलर्जी उत्पन्न करते हैं उनको एलर्जन बोलते हैं। ठीक है, एलर्जन क्या होंगे बेटा? जैसे धूल कण, पराग कण, जंतुओं के लघु सल के माइट्स जानते हैं, ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, वो औषधि जैसे कुछ में होता है ना कि ड्रग्स से, मेडिसिन से भी एलर्जी हो जाती है, नहीं जानते हो इसमें? जैसे किसी में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से एलर्जी हो जाती है ना? और कुछ लोग तो ऐसे होता है, जैसे मान लो कि अपने जनरली कोई मधुमक्खी ने डंक मार दिया और एलर्जी हो गई, तो आप उसके ट्रीटमेंट में क्या करते हो बेटा? एंटी एलर्जी लेते हो, है ना? जैसे कि सिट्रिजिन सोल्ट वगैरह, है ना? यही तो लेते हैं, सिट्रिजिन सोल्ट आपने लिया, एलर्जी ठीक हो गई। लेकिन उन लोगों में उस सिट्रिजिन से भी एलर्जी होती है, ठीक है? तो उनके लिए फिर कोई अलग ट्रीटमेंट होता है वहां पे। तो ये देखो, धूल कण, पराग कण, जंतुओं के लघु सल्क, माइट्स, औषधि मतलब मेडिसिन से भी एलर्जी होती है, रेसे, फाइबर, नए कपड़ों से, भोज्य पदार्थ, ठीक है, धूप, सर्दी, फर, जो पक्षियों की जो पाक होती है, फीदर्स होते हैं, उनसे भी एलर्जी होती है। ये बेटा एलर्जन होता है, ये वाली चीजें क्लियर है, समझने में आई? अब इसकी जांच कैसे करेंगे? तो जांच देखो कैसे करते हैं कि एलर्जन की कुछ मात्रा को शरीर में प्रवेश करवाएंगे, और फिर ये देखा जाता है कि उसकी बॉडी अब क्या रेस्पॉन्स कर रही है। उन लक्षणों के आधार पर अध्ययन करते हैं कि एलर्जी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो बात हुई एनसीईआरटी के आधार पर, लेकिन ऐसा करते नहीं है ना? ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मतलब पेशेंट है या रोगी है, उसका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ठीक है? उसके ब्लड के सैंपल को बाहर लेकर के लेबोरेटरी में उसमें एलर्जन की थोड़ी थोड़ी मात्रा डाल करके देखा जाएगा कि उसमें क्या क्या रिएक्शन वहां पर हो रही है, और उसके बेसिस पर चेक किया जाता है, नहीं कि बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, बॉडी में इंजेक्ट करा दिया और पता लगे कि सीवियर एलर्जी हो गई। एलर्जी घातक भी होती है, डेथ भी हो जाती है इसके अंदर कई बार। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन आपको तो एक बार एनसीईआरटी वाली चीज ध्यान रखनी है। ये बातें समझने में आई बेटा? जो स्क्रीन पर दिख रही है 3 लाइनें, क्लियर है? सबसे पहले एलर्जी क्या होगी, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं, और इसकी जांच कैसे करेंगे। ठीक है भाई, अब आगे देखो। अब एलर्जी कितने प्रकार की होती है? तो इसके जनरली बेटा 2 टाइप है। एक होता है इमीडिएट टाइप। इमीडिएट टाइप का मतलब है, जैसे मान लो एलर्जन आपके शरीर में प्रवेश किया और तुरंत सिम्टम्स आ जाएंगे, तो उसको शीघ्र प्रकार एलर्जी या इमीडिएट टाइप एलर्जी कहते हैं। और एक क्या होता है कि जैसे एलर्जन शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के कुछ घंटों बाद में, ठीक है, फिर सिम्टम्स आते हैं, कुछ दिनों बाद में सिम्टम्स आते हैं, तो उसको कहते हैं डिलेड टाइप एलर्जी, या उसको मतलब कि डिले मतलब कि थोड़ा लेट होना, देरी से आना सिम्टम्स वगैरह, ठीक है, उसको डिलेड टाइप एलर्जी कहते हैं। जैसे डिलेड टाइप एलर्जी में देखो बेटा लक्षण देरी से आते हैं। एग्जांपल देखो बेटा, टीबी स्किन टेस्ट, है ना? ये देखो क्या होता है टीबी स्किन टेस्ट।
जैसे मान लो कि स्किन पर डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं यहाँ पे, है ना, टीबी स्किन टेस्ट के लिए कि ये टेस्ट टीबी तो नहीं है वहां पे, तो एक इंजेक्शन वहां पर लगाया, जहां पर इंजेक्शन लगाते हैं वहां पर एक सर्किल बना देते हैं पेन से, ठीक है, पेन से एक सर्किल बना दिया जाता है और फिर उसमें ये पेशेंट को बताया जाता है भाई इस जो ये सर्किल बना है ना पेन से, इस गोले के अंदर तुम्हें ये देखना है कि 24 घंटे के अंदर इसमें कोई सिम्टम्स आता है क्या। सिम्टम्स मतलब कि कोई इसमें मतलब कि कोई फपोले टाइप में हो गया, है ना, फुंसी टाइप में हो गई कोई, या कोई जैसे लाल चकत्ता बन गया, वहां पे खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तो इतने से एरिया के अंदर ही आएगा, तो ये देख करके बताना है। तो वो जो इंजेक्शन दिया ना वो तुरंत नहीं आएगा लक्षण ऐसे, वो इंजेक्शन देने के 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 घंटे बाद में आता है। 24 घंटे के अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो तब तो टीबी स्किन टेस्ट पॉजिटिव होता है, नहीं आता है तो नेगेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो टीबी स्किन टेस्ट भी एक प्रकार का डिलेड टाइप एलर्जी होता है, आई बात समझने में। और इसके अलावा बेटा एक्जिमा, एक्जिमा जैसे त्वचा पर चकत्ते बनना, ठीक है, इमीडिएट टाइप में एलर्जन से प्रेरित होने के कुछ मिनट बाद ही लक्षण प्रकट हो जाते हैं, विद इन फ्यू मिनट सिम्टम्स आ जाएंगे। और जैसे यहाँ पर हे फीवर, परागज ज्वर, इसको एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, इसका नाम हे फीवर है लेकिन फीवर नहीं आता यहाँ पे, है ना। हे फीवर को एलर्जिक राइनाइटिस, किस मतलब बेटा प्रदाह है, राइनाई, राइनो, राइनो वायरस, नासा विषाणु, मतलब कि नाक वाला एरिया प्रभावित होता है यहाँ पे, पराग कणों के कारण होगा और ऊपरी श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। ये जो नाक वाला एरिया ना ये सूजन आ जाएगी यहाँ पे और रेड हो जाएगा और रनिंग नोज, है ना, नाक बहेगी, ऐसे सिम्टम्स आते हैं यहाँ पे। अस्थमा आप लोगों ने पढ़ाई है ना, श्वसन तंत्र में, कि अस्थमा एक प्रकार की सीजनल एलर्जी होती है, ठीक है। एनाफाइलेटिक शॉक, ये घातक एलर्जी है बेटा जो ड्रग्स के कारण होती है, जैसे पेनिसिलिन के कारण। अब जिसमें ड्रग्स के कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें हिस्टामिन निकल जाता है, हिस्टामिन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। और आप जानते हो बेटा हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। अब सोचो अगर ज्यादा हिस्टामिन आएगा तो ब्लड वेसल्स ज्यादा मात्रा में डायलेट करेगी, मतलब ज्यादा संख्या में डायलेट करेगी ब्लड वेसल्स। अब जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट करेगी तो जो प्लाज्मा WBC ये क्या करेंगे, डायापेटिस से बाहर निकलने लग जाएंगे। अब बताओ आपके ब्लड वेसल्स में फ्लूइड कम हो जाएगा, नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर, कम होने लग जाएगा और इतना लो हो जाता है कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो एनाफाइलेटिक शॉक होती है ना, जो ड्रग्स की वजह से होती है, बहुत घातक एलर्जी होती है ये वाली, है ना, डेथ हो जाती है इसमें। इसका मैकेनिज्म देखो बेटा एलर्जी का, सबसे पहले क्या होगा कि एलर्जन शरीर में प्रवेश करेगा, है ना। अब एलर्जन आपके प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करते हैं IgE एंटीबॉडी के संश्लेषण के लिए। अब बताओ भाई, IgE के बारे में बताया था, एलर्जी क्रिया से संबंधित है, ठीक है। तो एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर हुआ, उसने प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट किया, IgE एंटीबॉडी बनी। अब IgE एंटीबॉडी क्या करती है, मास्ट सेल या बेसोफिल सतह से जुड़ जाती है, क्योंकि अभी अपन ने पहले बताया था ना बेटा IgE हिस्टामिन स्रावित करने वाली सेल को सक्रिय करती है। तो बताओ हिस्टामिन तो 2 से आता है, ठीक है। अब IgE के साथ में एलर्जन जुड़ गया, जैसे IgE के साथ में एलर्जन जुड़ेगा तो ये एंटीबॉडी मास्ट और बेसोफिल सेल को क्या करती है, एक्टिवेट करेगी, जिससे हिस्टामिन सिक्रेट होने लग जाएगा और लक्षण आएगा जैसे छींक आना, आंखों से पानी आना, नाक बहना, सांस लेने में कठिनाई होना, है ना, ऐसे सिम्टम्स वहां पर आते हैं। और इसका उपचार क्या होगा, हिस्टामिन आया है ना, तो हिस्टामिन के विरुद्ध में आप एंटी हिस्टामिन का इंजेक्शन दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हिस्टामिन वाहिका विस्फारक है, सेरोटोनिन वाहिका संकुचक है तो सेरोटोनिन का दे दो इंजेक्शन, है ना। सेरोटोनिन के विरोध में एंटी सेरोटोनिन दिया जाता है और हिस्टामिन के विरोध में एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, ठीक है बेटा। एड्रेनलिन पता है क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एड्रेनलिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए एड्रेनलिन देंगे। स्टेरॉइड क्यों देते हैं, क्योंकि ये भी जो इसको एक्टिवेट करेंगे और BP वगैरह को इंक्रीज करेंगे।
ब्रोंकियोडाइलेटर सैलबुटामोल। आप कई बार ये खांसी की दवाइयाँ आती है ना, अस्थमा की जो दवाइयाँ होती है, खांसी की दवाइयाँ होती है, उसमें पढ़ना एक सॉल्ट आता है, ये लिखा हुआ सैलबुटामोल। सैलबुटामोल बेटा ये ब्रोंकियोडाइलेटर है, क्योंकि आप जानते हो हिस्टामीन वैसोडाइलेटर है बट ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, नहीं समझे? हिस्टामीन आपके रक्त वाहिनियों को तो विस्फारित करेगा लेकिन श्वसन तंत्र की नलिकाओं को संकुचित कर देता है ना? अगर हिस्टामीन का सिक्रेशन आपके श्वसन तंत्र में हुआ है तो श्वसनी और श्वसनिकाओं का व्यास कम हो जाएगा, जिससे एयर का पासेज ब्लॉक हो जाएगा, प्रॉपर एयर नहीं जा पाएगी, है ना? तभी तो अस्थमा वगैरह हो जाता है, ब्रोंकाइटिस वगैरह। तो उसमें फिर ये ब्रोंकियोडाइलेटर सैलबुटामोल लेते हैं और सैलबुटामोल क्या करेगा, वापस से उनको डायलेट कर देता है वहां पे और एयर का पासेज सुचारू रूप से होने लग जाता है। ये बेटा यहाँ पर एलर्जी कंप्लीट हुई। बताओ भाई यहाँ तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या? समझने में आ गया? चलो ठीक है। और एनसीईआरटी से तो पढ़ रहे हो ना इन चीजों को? चलो ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्व प्रतिरक्षा विकार। देखो सुनो एक बार, इसमें मुश्किल से एक दो लाइनें ऐसी है जो तुम्हें याद रखनी है, बाकी ये सारी चीजें ना पढ़ाई हुई है पहले। देखो स्व प्रतिरक्षा विकार क्या होता है पहले उसको समझ लो बेटा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ऑटो मतलब स्व, इम्यून मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से आप में विकार हो गए। भाई जनरली क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र हमारे में विकारों को रोकता है, रोग होने से रोकता है ना? लेकिन अब प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से रोग हो रहे हैं तो उसको स्व प्रतिरक्षा विकार कहेंगे। अब कैसे होंगे वो सुनो। देखो कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होता है ना बेटा, उच्च कशेरुकी, जैसे हम हायर वर्टिब्रेट है ना, जैसे पाइसीज है और रेप्टाइल्स है और मैमल्स है, ये उच्च कशेरुकी होते हैं। जैसे फिश, एम्फीबिया, ये लोअर वर्टिब्रेट होते हैं, निम्न कशेरुकी होते हैं, ये समझे? तो जो हायर वर्टिब्रेट है उनके उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में कुछ गुण प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्निशन कर सकता है। 4 गुण लिखाए थे ना उपार्जित प्रतिरक्षा के, है ना? एंटीजन विशिष्टता, डाइवर्सिटी या विविधता, सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, और एक कौन सा बताया था? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, तो हमारे जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन की पहचान करने में सक्षम होता है। ठीक है, लेकिन मान लो कि कुछ कारणों की वजह से, जैसे संक्रमण की वजह से इन्फेक्शन हो गया, या फिर आनुवांशिक विकारों की वजह से, या फिर कई बार अननोन रीजन होते जो सामान्यतः हमें पता नहीं लगता कि यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना? उनका कोई कारण भी नहीं होता है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इसमें बेटा सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में जो अंतर स्पष्ट करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, कि वो आप मतलब बाहर से जो एंटीजन आ रहा है और जो आपके सेल के एंटीजन होते हैं, खुद के एंटीजन, उनको नहीं पहचान पाएगा कि सेल्फ कौन सा है और नॉन सेल्फ कौन सा होता है। ये तो बड़ी समस्या हो गई, है ना? नहीं पहचान पा रहा है तो ये क्या करता है बेटा, सेल्फ एंटीजन की पहचान नॉन सेल्फ एंटीजन की तरह कर लेता है। समझ गए? मतलब जो आपके शरीर के कोशिका के ऊपर जो एंटीजन है उनकी पहचान वो बाह्य एंटीजन की तरह कर लेगा और उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बना देगा। अब बताओ, वो एंटीबॉडी उन एंटीजन को नष्ट करेगी तो हमारी बॉडी की सेल भी तो नष्ट होगी ना, और हमारे शरीर के उत्तक अंग कोशिका नष्ट होगी तो जो विकार होंगे उनको क्या बोलेंगे? स्व प्रतिरक्षा विकार बोलेंगे। ठीक है, चलो देखो, जैसे आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था, तंत्रिका पेशीय संधि, जिसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, 11th क्लास के सिलेबस में, है ना? और उसमें क्या बताया था कि जो मोटर नर्व है उस मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा जो आपके सार्कोलेमा, स्केलेटल मसल्स की मेम्ब्रेन को कहते हैं। सार्कोलेमा पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से आकर के जुड़ते हैं।
ठीक है, जिससे क्या होगा बेटा, एसिटाइल कोलिन आपको पता है सोडियम की पारगम्यता को बढ़ाएगा, जिससे आपके सार्कोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल बनता है ना, वो एक्शन पोटेंशियल फिर एल नलिका से कैल्शियम आयन को रिलीज कराता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बताया था ऐसा कुछ। अब ये जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है, इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई और वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को नष्ट कर दिए, ठीक है। अब बताओ स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना। इस डिजीज को क्या कहते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं, बताया था आप लोगों को। ऐसे बेटा कुछ डिसऑर्डर के आपको नाम याद करने हैं भाई, आपने डिटेल तो पढ़ी ली भाई। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है ये ऐसे थोड़ी पूछेगा, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या नहीं है ये पूछेगा, तो जो हमें पता है कि है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो बेटा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, सेल्फ एंटीजन का रिकॉग्निशन नॉन सेल्फ एंटीजन की तरह होगा, तो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना देगा, जिससे बॉडी की सेल टिश्यू ऑर्गन नष्ट होंगे, जो विकार होंगे उनको स्व प्रतिरक्षा विकार कहते हैं। समझे नहीं समझे बताओ, ठीक है। देखो, उच्चतर कशेरुकियों में स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा पाई जाती है, जो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में अंतर स्पष्ट करने में सक्षम होती है, ठीक है। कई बार आनुवांशिक कारणों, संक्रमण आदि, है ना, से प्रतिरक्षा तंत्र सेल्फ एंटीजन की पहचान करने में असफल होता है। सेल्फ एंटीजन की पहचान नॉन सेल्फ एंटीजन की तरह करता है और इन्हें नष्ट करता है। इस कारण शरीर के ऊतक या अंग नष्ट होते हैं और लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें स्व प्रतिरक्षा विकार या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। देखो, ये तो हमें पता लग ही गया यार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। अब काम क्या करना है, बस इसके एग्जाम्पल्स हमें लर्न करने हैं, ठीक है। देखो बेटा, एग्जाम्पल कौन कौन से? फर्स्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस, अभी बताया मैंने, है ना। वैसे मैं आपको बताऊं, इनमें से मैक्सिमम आप लोगों को लिखाए हुए हैं, और जो लिखाए हुए नहीं है ना, उनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा सामने लिख रखा है मैंने, ताकि मतलब कोई आपसे पूछ भी ले कि यार ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, तो आप बता तो सकते हो भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है। इसमें आपके जो तंत्रिका में एक्सोन्स होते हैं, उस एक्सोन के ऊपर माइलिन आच्छद होगा, उस माइलिन आच्छद के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। अब बताओ बेटा, तंत्रिका में एक्सोन पर माइलिन का आच्छद नष्ट हो गया तो क्या साल्टेटरी आवेग संचरण हो पाएगा? नहीं। तो आवेग संचरण की दर कम होगी या बढ़ेगी? कम हो जाएगी, समझ गए, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना, आर्थराइटिस के 3 प्रकार बताए थे, ओस्टियो आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्व प्रतिरक्षा विकार है, साइनोवियल झिल्ली के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती, याद आ गया। साइनोवियल झिल्ली में सूजन आएगी, साइनोवियल तरल का श्रावण बढ़ेगा, तो जो जॉइंट होता है वो जॉइंट इमूवेबल हो जाता है बोन का। ग्रेव्स रोग याद है बेटा, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या इसमें एंटीबॉडी बनती है? क्या बनती है? नष्ट करती है थायराइड ग्रंथि को? नहीं, वहां पर एंटीबॉडी टीएसएच की मिमिक्री करती है, भूल गए, है ना। एक वो फ्लो चार्ट बना के समझाया था कि इसमें ग्रेव्स रोग में भी एंटीबॉडी बनेगी, और वो एंटीबॉडी बेटा टीएसएच की मिमिक्री करती है ना, उसके जैसे नकल करती है वो, इस वजह से। आईडीडीएम टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, है ना, बीटा सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, बीटा सेल को नष्ट कर दिया, ठीक है। हाशिमोटो रोग, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा। एडिसन का रोग याद है, एडिसन का रोग जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स नष्ट हो जाता है, पता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था ना, तो एडिसन के रोग में लिखाया था मैंने ये कि एडिसन का रोग का कारण था एड्रिनल कॉर्टेक्स के नष्ट होने से, और इसके नष्ट होने के 3 कारण भी लिखाए थे, टीबी, कैंसर और स्व प्रतिरक्षा विकार, है ना, ये 3 कारण भी बताए थे। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस मतलब कोलन, कोलन मतलब बड़ी आंत का बड़ा भाग, बृहदांत्र, ठीक है। तो कोलन में अल्सर हो जाएंगे, वहां पर एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। क्रोनिक हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, अब आप सोचोगे हिपेटाइटिस तो वायरल डिजीज नहीं बेटा,
हेपेटाइटिस अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, है ना, एक होता है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन से हुआ, और जो लगातार अल्कोहल मतलब जो शराब वगैरह अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं तो उनमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा, और ये बेटा क्रोनिक हेपेटाइटिस है ना। यदि मान लो कि सेल्फ एंटीजन आपके लीवर पर है और उन लीवर पर जो एंटीजन है उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बन गई तो लीवर सेल को नष्ट करेंगे तो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाएगा। मान लो सेल्फ एंटीजन आपकी आरबीसी पर है तो आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, आरबीसी नष्ट होगी तो एनीमिया हो जाएगा, है ना। और विटिलेगो में देखो क्या होता है, एक आपने ये सुना होगा, सुना क्या होगा, पढ़ा ही होगा आपने, एल्बिनिज्म, रंजकहीनता, है ना, जिसमें पूरी स्किन का कलर व्हाइट हो जाएगा। अच्छा कलर नहीं होता है वो, मतलब कि कलर ही फॉल्ट हो गया पूरा, है ना, कि उसमें जो मेलानिन वर्णक वगैरह होता है वो बनता ही नहीं है। विटिलिगो में क्या होता है बेटा, आपने कभी देखा होगा कुछ लोगों में से व्हाइट व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं, जैसे हाथ पर, यहाँ पर, चेहरे पर बन गए छोटे छोटे बड़े बड़े, है ना, ऐसे व्हाइट व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं, वो विटिलिगो होता है। ठीक है, तो विटिलिगो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जो रंजकहीनता होता है वो जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये बेटा नीट में शायद 2000 मतलब 16 या 17 के आसपास ये कोई क्वेश्चन आया था, और उसमें ऐसे ऑप्शन में दे रखे थे कि निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा विकार है या फिर नहीं है, ऐसा ही कुछ प्रश्न था, है ना। तो विटिलिगो भी ऑप्शन में था वहां पे। तो ये आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब बताओ बेटा, यहाँ तक की बातें समझने में आई नहीं है, क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब सुनो, देखो एक टॉपिक अभी आगे अपन पढ़ेंगे, अभी उस टॉपिक का नाम है बेटा लसिकाब उत्तक या लसिकाब तंत्र। वैसे तो मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, उसमें अपन ने लिम्फ भी पढ़ा था और लिम्फेटिक वेसल भी पढ़ी थी, और लिम्फेटिक ऑर्गन भी अपन ने पढ़े थे। प्राइमरी ऑर्गन बोन मैरो थाइमस, और सेकेंडरी ऑर्गन में स्प्लीन, माल्ट और लिम्फ नोड, वो सारे देखे थे अपन ने, है ना। अभी मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ आगे, इस चैप्टर में दे रखा है ना वो वो लसिकाब अंग में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसको जो आप क्या करोगे, थोड़ा सा अपडेट कर लेना चाहिए उस साइड में, जो ये लसिकाब अंग वाला पार्ट है ना, उसको आप उस साइड में थोड़ा सा अपडेट कर लेना एक बार, या तो वही लिख लेना, इसको यहाँ पर क्यों लिखते हो फिर बार बार में, क्योंकि वो एग्जैक्ट चीजें वही है, बस एक दो लाइनें कोई होगी तो होगी, नहीं तो एग्जैक्ट वही चीजें होंगी। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है लसिकाब अंग या लिम्फोइड ऑर्गन। वे अंग जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति, परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है उनको आप लसिकाब अंग या लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। नाम से पता लग रहा है लसिकाब अंग, जहां पर लसिकाणुओं की उत्पत्ति मतलब लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या होती है, एक प्रकार की WBC होती है। ठीक है, इनका ओरिजिन, मैच्यूरेशन, प्रोलिफरेशन जिन ऑर्गन में होगा उनको आप लिम्फोइड ऑर्गन कहोगे। अब बेटा ये दो प्रकार के हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो पहले प्राइमरी के बारे में पढ़े। देखो अभी ऊपर डेफिनेशन क्या पढ़ी अपन ने, उत्पत्ति, परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन। अब ये तीन शब्द है ना बेटा, इन तीन में से दो देखो कि ऐसे अंग जहां पे लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन होता है वो तो कौन से होंगे, प्राथमिक अंग, और जहां पर प्रचुरोद्भवन होता है वो कौन से होंगे, द्वितीयक अंग होंगे। ठीक है, अब सुनो, देखो और भी बहुत सारे चीजें हैं जो यहाँ पर लिंक करती जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि जो आपने HMI या CMI पढ़ी अभी, है ना, तो HMI में B सेल के क्लोन बने, तो B सेल के क्लोन बने मतलब B सेल की संख्या बढ़ गई, उसी को तो प्रचुरोद्भवन कह रहे हो आप, प्रोलिफरेशन कह रहे हो। तो ये प्रोलिफरेशन कब होगा, जब एंटीजन से एक्सपोज होंगे तब होगा, या अपने आप ही हो जाएगा, जब एंटीजन से एक्सपोज होंगे तब होगा। अब दो बातें हैं बेटा, आपसे ये पूछा जाए कि बताओ मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी में इंटरेक्शन कहाँ होता है, अंतःक्रिया कहाँ होगी, प्राइमरी ऑर्गन में होगी, सेकेंडरी में होगी, तो सेकेंडरी में होगी। और लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन, प्रचुरोद्भवन भी कहाँ होगा, सेकेंडरी ऑर्गन में होगा। कारण समझने में आ गया, क्योंकि वो जहां पर एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगे वहीं तो उनका प्रोलिफरेशन होगा। देखो यहाँ पे लसिकाणुओं का निर्माण व परिपक्वन होता है,
अपरिपक्व लसिकाणु का परिपक्वन हुआ। परिपक्वन का मतलब क्या समझ गए? परिपक्वन का मतलब है कि एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में बदल जाते हैं। अरे पहले जो लिम्फोसाइट्स का मैं एक बात बता रहा हूं आपकी, लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति हुई, अभी लिम्फोसाइट्स जो उत्पन्न हुए हैं वो परिपक्व नहीं है ना। अब इसका क्या मतलब है परिपक्व नहीं है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन लिम्फोसाइट्स में एंटीजन से रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। अगर एंटीजन आप दोगे ना तो वो लिम्फोसाइट्स एंटीजन की पहचान नहीं करेंगे, उसकी क्रिया नहीं कर सकते उसके साथ में, ठीक है। और फिर मैं एक कह रहा हूं बेटा, एंटीजन के लिए सेंसिटिव हो गए कि एंटीजन को आते तुरंत वो उसके साथ में रिएक्ट करेंगे, इसका मतलब मैच्योरेशन हो गया। यही तो है इसका मतलब कि अपरिपक्व लसिकाणु एंटीजन संवेदनशील लसिकाणु में बदल जाते हैं। ये लसिकाणुओं के विकास व परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण प्रदान करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बाकी की चीजें यहाँ पर होगी सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा प्राथमिक लसिका अंग, आप जानते हैं, बोन मेरो और सेकेंड थाइमस। बोन मेरो आपका पड़ा हुआ भी है, दो प्रकार का होगा बेटा, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो लंबी अस्थियों के जो अंतिम सिरे होता है एपिफाइसिस भाग वहां पर होगा, और येलो बोन मेरो डायफाइसिस भाग में होगा। इनमें से हिमेटोपोइटिक ऑर्गन किसको कहेंगे? रेड बोन मेरो को। और रिजर्व हिमेटोपोइटिक ऑर्गन येलो बोन मेरो को, है ना। रिजर्व का मतलब समझ गए ना, जरूरत पड़ने पर येलो बोन मेरो रेड बोन मेरो में बदल जाती है, ठीक है। अब बेटा अपने बॉडी में जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, है ना, सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स बोन मेरो के अंदर होता है, ठीक है। तो देखो लसिकाणुओं के सहित सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा, बोन मेरो में होगा। यह पक्षियों के बर्सा ऑफ फेब्रिसियस के एनालोगस है, क्योंकि बेटा पक्षियों के अंदर तो बोन मेरो होगा ही नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पक्षियों की अस्थियां कैसी होती है? न्यूमेटिक होती है, वातिल अस्थियां होती है, जिसमें वायु गुहिकाएं पाई जाती है ना, इसलिए उनको वातिल अस्थियां कहोगे। तो पक्षियों के अंदर बोन मेरो नहीं है, तो उनमें बोन मेरो की जगह बर्सा ऑफ फेब्रिसियस होता है, जो उनके क्लोएका में पाया जाता है। क्लोएका जानते हो? क्लोएका जिसमें पाचन और उत्सर्जन और जनन पथ एक सहायक कोष्ठ में खुलते हैं, उसको अवस्कर कहते हैं या क्लोएका कहते हैं, समझ गए। तो ये अवस्कर में पाया जाता है। अब बताओ बर्सा ऑफ फेब्रिसियस का कार्य है और अस्थि मज्जा का कार्य एक जैसा ही तो है ना, लेकिन उत्पत्ति संरचना अलग अलग है, इसलिए आप इसको एनालोगस ऑर्गन कहोगे। बी और टी लसिकाणुओं का उत्पत्ति स्थल है बोन मेरो। अच्छा इन्हीं का ही नहीं, मैं कह रहा हूं ना, सभी ब्लड सेल्स लसिकाणुओं सहित बोन मेरो में बनती है। लेकिन बेटा अब लिम्फोसाइट्स के बारे में सुनो, बोन मेरो में बी लिम्फोसाइट भी बनेगी और टी लिम्फोसाइट भी बनेगी, लेकिन बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन केवल बोन मेरो में होगा, टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति बोन मेरो में होती है, लेकिन परिपक्वन थाइमस में होता है। इसलिए बेटा बोन मेरो का बी मार्क करके उसको बी लिम्फोसाइट कहा, और थाइमस का टी मार्क करके उसको टी लिम्फोसाइट कहा गया। कारण समझ में आ गया? थाइमस एक पालित संरचना है। पालित मतलब लॉब्ड स्ट्रक्चर है, जो आपके स्टर्नम के नीचे और हृदय महाधमनी के पास में होता है। ये आपको उसमें एंडोक्राइन में भी लिखाया हुआ है। टी लसिकाणुओं का परिपक्वन स्थल है। इसे ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट या थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं, प्रतिरक्षा का ताज भी कहते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर देखो थाइमस से ना थाइमोसिन हार्मोन आता है, और थाइमोसिन हार्मोन टी लसिकाणुओं को ट्रेनिंग देता है ना। क्या ट्रेनिंग देता है? कि सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचान करने की, ठीक है। तो इसका काम सर सारा है ना सीएमआई से रिलेटेड होता है, लेकिन क्या एचएमआई से रिलेटेड नहीं होगा बेटा इसका फंक्शन, क्योंकि जब आपके टी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे तभी तो एचएमआई काम करेगी, इसलिए एचएमआई सीएमआई दोनों से रिलेटेड होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। फिर देखो द्वितीयक लसिकाभंग क्या होता है? प्राथमिक लसिकाभंगों में परिपक्वन होने के बाद में मैच्योरेशन हो गया, मैच्योरेशन होने के बाद में बी और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं
वो या तो ब्लड के साथ में या लसिका के साथ में कहाँ चले जाते हैं, द्वितीयक लसिका अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में बेटा इनका प्रचुरोद्भवन और विभेदन होता है, मतलब प्रोलिफरेशन होगा और इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है। प्रोलिफरेशन का मतलब समझ लो कि जैसे संख्या में वृद्धि करेंगे ये, है ना, और विभेदन का मतलब कि जैसे मान लो अभी एचएमआई में बताया था ना कि विभेदन हो गया तो आपने उसको प्लाज्मा सेल कह दिया, विभेदन नहीं हुआ तो आपने उसको मेमोरी सेल कह दिया, इस तरह से डिफरेंशिएट कर जाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी का अंत्यक्रिया भी बेटा यही होगा, प्रचुरोद्भवन विभेदन यहाँ होगा। एग्जाम्पल स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट, ये हम पढ़ेंगे बेटा, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, पेयर्स पेचेज हम डाइजेशन सिस्टम में पढ़ चुके होते हैं इनको, ठीक है। स्प्लीन सैम के आकार का बड़ा अंग है, आपके आमाशय के लेटरल साइड में होता है, बाईं तरफ किडनी के शेप का ही होता है ये, है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसको। मैक्रोफाज, लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा यहाँ पर होते हैं। रक्त में आने वाले रोग कारकों को फांस कर नष्ट करता है। पता है एनसीईआरटी में इसके लिए लिखा हुआ है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है। अरे ब्लड को फिल्टर करता है, लिम्फ को फिल्टर करता है, तभी तो हमने ये लिखा है कि रोग कारकों को फांस कर नष्ट करता है, क्योंकि इसमें रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। लिम्फ नोड छोटी व ठोस संरचना है जो लसिकाभ तंत्र के विभिन्न स्थलों पर पाई जाती है। एंटीजन को फांस कर लसिकाणुओं को सक्रिय करती है, मतलब ये भी फिल्टर कर रही है। माल्ट का पूरा नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना, मतलब ये श्लेष्मा से संबंधित लसिकाभ ऊतक है, जो आपके टोटल लसिकाभ ऊतक का 50% यही होता है, माल्ट होता है, और जो अपने पाचन, श्वसन, मूत्र जनन मार्ग, है ना, इनको आश्रित करने का काम करता है। ये आपके यहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन कंप्लीट हो गए। अब बताओ बेटा मुझे सही से कि यहाँ तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के पोर्शन में, है ना। चलो थोड़ा सा एक बार इसमें नोट कर लो आप लोग, फिर उसके बाद में बाकी आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा क्लास है क्या? वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन में अक्रिय रोग कारक या इनके एंटीजेनिक भाग होते हैं जिन्हें शरीर में प्रवेश कराते हैं। जैसे मान लो अपन ने अभी जो भी आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई, ठीक है, तो वैक्सीन क्या होती है, या तो आप उसमें मतलब कि मृत रोग कारक को शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं, है ना, बनाते कैसे हैं, या तो जो रोग कारक है, जैसे टाइफाइड का रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, तो या तो इस बैक्टीरिया को मृत अवस्था में शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं, ठीक है, या फिर यह बैक्टीरिया जिंदा तो है लेकिन निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब आपने उस बैक्टीरिया से उस भाग को हटा दिया जो टाइफाइड रोग उत्पन्न कर रहा था, ठीक है, तो उसको कहेंगे आप लाइव बट एटीन्यूटेड, मतलब जीवित किंतु निष्क्रिय। या फिर किल्ड बैक्टीरिया है, या फिर आपने उस बैक्टीरिया के केवल एक एंटीजन भाग को शरीर में प्रवेश करवाया है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है ना, उसी पार्ट को आप इंजेक्ट करा रहे हो, पूरे बैक्टीरिया को नहीं करा रहे हो। बैक्टीरिया का केवल एक छोटा सा भाग है बेटा जो एंटीजन की तरह काम कर रहा है, उसको आपने शरीर में प्रवेश करवाया। जैसे अभी आपने ये जो कोविड की वैक्सीन लगवाई, तो ये सब यूनिट वैक्सीन थी, एसेल्युलर वैक्सीन, मतलब इसमें क्या होता है, आपने पूरे वायरस को बॉडी में एंटर नहीं करवाया, वायरस का केवल एक प्रोटीन भाग था जो एंटीजन की तरह काम कर रहा है, उसको हम इंजेक्ट करा रहे हैं। अब देखो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा शॉर्ट में कि वैक्सीन इक्वल टू मिक्सचर ऑफ एंटीजन, कि एंटीजन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। हाँ सर, नहीं 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 18/8 ठीक है। तो अब देखो, अब इन एंटीजन के विरुद्ध, ये एंटीजन है बेटा, अब जैसे आपने इसको बॉडी में इंजेक्ट कराया तो अब क्या होगा, इन एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, मतलब एचएमआई होने लगेगा, ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी, और एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी ने एंटीजन को नष्ट कर दिया, मतलब अब बन गए इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी।
अरे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स हुआ ना, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनी। अब मान लो वास्तव में जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, वास्तविक संक्रमण होगा, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रतिरक्षा स्मृति पहले बनी हुई है और फिर बाद में क्या होगा, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा। तो सीधी सी बात है कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रतिरक्षा तंत्र के किस गुण पर आधारित है, मेमोरी है ना, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है तो वैक्सीन काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होता है। फिर आगे देखो बेटा, वैक्सीन के 3 टाइप हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। एक्चुअल में देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ना, तो इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती गई, वैक्सीन की बनाने का तरीका अलग होता गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन को इधर देखो बेटा, कर्सर का साइन देखो, इसे होल सेल वैक्सीन कहता है। होल WHOL मतलब संपूर्ण, सेल मतलब कोशिका, कि आप इसमें संपूर्ण कोशिका को शरीर में इंजेक्ट कराते हो। जैसे रोग कारक है तो रोग कारक की पूरी सेल को बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है, इसलिए इसको होल सेल वैक्सीन कहते हैं। संपूर्ण रोग कारक को अक्रिय अवस्था में या फिर मृत अवस्था में शरीर में प्रवेश कराते हैं, इसलिए होल सेल वैक्सीन कहते हैं। आई बात समझने में। फिर देखो सेकंड जनरेशन में अब और टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो यहाँ पर इसे सब यूनिट वैक्सीन या एसेल्युलर वैक्सीन भी कहते हैं। एसेल्युलर वैक्सीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल नहीं होती है ना, कोशिका नहीं होती है, केवल आप इसके कोशिका की एक छोटी सी इकाई को शरीर में प्रवेश करा रहे हो, इसलिए इसको एसेल्युलर वैक्सीन भी कहता है। देखो इसमें एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड को आरडीटी द्वारा बनाया जाता है। बेटा एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड, एंटीजन किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। प्रोटीन आरएनए से, आरएनए डीएनए से बनेगा। अब हमें उसको, उस प्रोटीन का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करवाना है, तो उसके लिए जो तकनीकी काम में ली जाती है वो होती है बेटा आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्योगस डीएनए तकनीक द्वारा हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये पीएमटी में आया हुआ भी है और एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आरडीटी द्वारा यीस्ट में बनाया गया है। ठीक है, हर्पीज वैक्सीन जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के लिए है, और एक है बेटा टॉक्सोइड वैक्सीन जैसे डिप्थीरिया और टिटनस के लिए होते हैं। ये सेकंड जनरेशन वैक्सीन के एग्जांपल होते हैं। अगर आपसे टॉक्सोइड का मतलब पूछे कि टॉक्सोइड क्या होता है, तो आप कहोगे जैसे भाई प्रोटीन, प्रोटीनोइड प्रोटीन के जैसा, ठीक है, यूरिनोइड यूरिया के जैसा, अमीबोइड अमीबा के जैसा, तो टॉक्सोइड टॉक्सिन के जैसा, लेकिन टॉक्सिन नहीं है ना, निष्क्रिय टॉक्सिन कह सकते हैं बेटा आप इसे। फिर यहाँ पर थर्ड जनरेशन वैक्सीन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, इसको आप डीएनए वैक्सीन कहते हो। इसमें जो रोग कारक में, रोग कारक का जो एंटीजन पार्ट होता है ना बेटा, उस एंटीजन को जो बनाने वाली जीन है उसी को हम बॉडी में, हमारी सेल में डाल देते हैं। समझ रहे हो? और पहले वाले में तो सेकंड जनरेशन में क्या कर रहे हैं, आप एंटीजन को डाल रहे हो। अब यहाँ पर एंटीजन को जो कोड करने वाली जीन है, उस जीन या डीएनए को हम हमारे डीएनए के साथ में इंटीग्रेट कराते हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि डीएनए से तो एंटीजन्स बनते रहेंगे और वो परमानेंट मेमोरी बन जाती है। जैसे ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन जो ब्लड कैंसर के लिए होता है, ये सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में अलग अलग कैटेगरी है। जैसे एक कैटेगरी है बेटा लाइव बट एटीन्यूटेड वैक्सीन, समझ गए होंगे नाम से ही, जीवित किंतु निष्क्रिय है। इसमें रोग कारक जीवित तो है लेकिन उसको आप निष्क्रिय अवस्था में शरीर में प्रवेश कराएंगे, मतलब उस रोग कारक से उस भाग को हटा दिया जाता है जो मतलब कि डिजीज कोज करता है। जैसे ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जो अपन ओरली ड्रॉप से पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं ना, तो वो सेबिन पोलियो भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नेम पर ऐसा बोला जाता है बेटा, सेबिन पोलियो। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। बीसीजी टीबी के लिए होता है, पूरा नाम बेटा बीसीजी का बैसिलस कामेट गुएरिन। कामेट गुएरिन वैज्ञानिकों के नाम है जिसने बीसीजी को डेवलप किया था। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा, ये लाइव बट एटीन्यूटेड है। उसके बाद में आता है बेटा किल्ड वैक्सीन, मृत टीका। इसमें आप रोग कारक को मृत अवस्था में शरीर में प्रवेश करवाएंगे। जैसे साक पोलियो, ऊपर कौन सा पड़ा था, सेबिन पोलियो। सेबिन पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन है और साक पोलियो आईपीवी इंजेक्टिंग पोलियो वैक्सीन है। इसका बेटा इंजेक्शन से ये वैक्सीन दी जाती है।
बाकी टाइफाइड, रेबीज, प्लेग और कोलेरा ये किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल होंगे। जैसे एस सचिन, टी तेंदुलकर, आर राहुल द्रविड़, पी प्लेयर, सी क्रिकेट। तो आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ प्लेयर क्रिकेट के। तो ये किल्ड वैक्सीन है। बाकी बची जो सारी लाइव बट एटीन्यूटेड है ना। तो ये एक याद करोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। कंबाइंड वैक्सीन में तो दिक्कत ही नहीं आएगी। कंबाइंड वैक्सीन में जिसमें एक से ज्यादा रोगों के लिए टीका दिया जाता है उसको कंबाइंड वैक्सीन कहते हैं। जैसे डीपीटी डिप्टीरिया, परटूसिस, टिटनस के लिए है, और एमएमआर मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए होगा। अच्छा, एमएमआर में जो मीजल्स मम्स के लिए जो वैक्सीन है बेटा, ये निष्क्रिय अवस्था में होती है। और जो डीपीटी होता है ना, जो आप कंबाइंड वैक्सीन इन 3 रोगों के लिए दे रहे हो, डिप्टीरिया, परटूसिस, टिटनस के लिए, उसमें डिप्टीरिया और टिटनस तो टॉक्सॉइड फॉर्म में होता है और परटूसिस यहाँ पर किल्ड फॉर्म में होता है। आपके पैकेज में बेटा एक प्रश्न दे रखा है, वो मुझे क्लियरली पता नहीं है क्या लिखा हुआ है वहां पे, पढ़ना। उसमें प्लेग के लिए दिया हुआ है। बात है कि भाई प्लेग के लिए अगर आप वैक्सीन बनाना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे बना सकते हैं। तो आप ये मत देखना बेटा कि वहां पे कि सर किल्ड वैक्सीन ही बनाएंगे। प्लेग को आप फर्स्ट जनरेशन में लिख रहे हो, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या तरीके हैं बनाने के? 2 तरीके हैं। या तो आप प्लेग का जो बैक्टीरिया है, यर्सीनिया पेस्टिस, यही तो होता है, तो आप उसको मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव कर दोगे। वो जीवित तो रहेगा लेकिन आप उसको इनएक्टिव कर दोगे। और दूसरा तरीका क्या होगा कि आपने प्लेग के बैक्टीरिया को मार दिया और फिर बॉडी में इंजेक्ट करा रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो प्लेग की वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। अब इसको किल कैसे करेंगे? अब किल करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो होता है आप हीट से किल कर रहे हो, या फिर आप उसको केमिकल से किल कर रहे हो। अगर आप उसको हीट दे करके किल करते हो तो एक नुकसान ये हो सकता है कि हीट से किल करने पर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो फिर वो एंटीजेनिक रहेगा नहीं, वो हेप्टेन बन जाएगा, और हेप्टेन तो इम्यूनोजेनिक होते ही नहीं है, ठीक है। तो फिर से वापस मेहनत करनी पड़ेगी। हेप्टेन के साथ में एडजुवेंट जोड़ेंगे और तब जाकर फिर इम्यूनोजेनिक बनाएंगे। तो ज्यादा बढ़िया है कि आप हीट से ना दे करके उसको केमिकल से किल किया जाता है, ताकि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज नहीं होगा। वो जो रेंज होती है ना बेटा 5 से 10 किलो डाल्टन का, उस रेंज में वो वहां पर बना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सही से उन ऑप्शन को पढ़ना है, तब आंसर देना से जल्दबाजी नहीं करनी है कि भाई प्लेग किल्ड वैक्सीन होती है तो इस वैक्सीन को इस वाली कैटेगरी में रखेंगे, ऐसा नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बेटा, एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। मान लो इंस्टेंट इम्यूनिटी चाहिए, तुरंत इम्यूनिटी चाहिए, तो आप वैक्सीन नहीं लोगे। उस केस में वैक्सीन में तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं इम्यूनिटी डेवलप होने में। इंस्टेंट इम्यूनिटी चाहिए तो फिर हम पैसिव इम्यूनाइजेशन लेंगे, मतलब रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी का इंजेक्शन लेते हैं। इसमें त्वरित प्रतिरक्षा हेतु बनाई एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कराते हैं। फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कौन है? एमिल वॉन बेरिंग। और फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन एडवर्ड जेनर। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनिटी कौन है? एडवर्ड जेनर को बोलेंगे, ठीक है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन एडवर्ड जेनर, और पैसिव इम्यूनाइजेशन के फादर कौन है? एमिल वॉन बेरिंग, ठीक है बेटा। अब देखो ये अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल है। जैसे एडीएस, एंटी डिप्टीरियल सीरम, जो डिप्टीरिया के अगेंस्ट दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, एंटी सीरम शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? वो एंटीबॉडीज आप इंजेक्ट करा रहे हो। एटीएस एंटी टिटेनस सीरम, एवीएस एंटी वेनम सीरम, एआरएस एंटी रेबीज सीरम। इनके सामने ये भी लिखा हुआ है किस में बनाई गई है। एंटी डिप्टीरियल सीरम को भेड़ में बनाया गया है, बाकी सारे घोड़े में बनाई गई है, ठीक है। मतलब कि ये जो देखो बनाते कैसे, ये जो इनके वेनम या फिर ये जो पैथोजन होता है ना बेटा, इन पैथोजन को जैसे भेड़ में या घोड़े के शरीर में प्रवेश कराया और फिर उसमें इम्यूनिटी बनने लग जाती है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि ये जो आप रेडीमेड एंटीबॉडी बनाते हैं, इन्हें आप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। अब आपसे ये पूछे कि बेटा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जिसमें आप हाइब्रिड सेल बनाओगे। हाइब्रिड सेल कैसे बनाते हैं? जैसे आपने कैंसर सेल ली, माइलोमा है ना, कैंसर सेल आपने ली माइलोमा, और आपने एक स्प्लीन से एक सेल ले ली, लिम्फेटिक सेल ले लिया आपने, लिम्फोसाइट ले ली स्प्लीन से,
तो आप स्प्लीन की कोशिका का कैंसर की सेल के साथ में फ्यूजन करवाते हैं, समेकन कराते हैं। जैसे शुक्राणु और अंडे के अंदर होता है ना, वो फ्यूज हो जाते हैं, उस तरह से आप यहाँ पर फ्यूजन करा रहे हो। तो अब बेटा जो सेल बनती है उसको आप क्या बोलोगे? हाइब्रिड सेल बोलोगे। ठीक है, हाइब्रिड सेल क्यों बोला? क्योंकि उसमें आपने कैंसर सेल का फ्यूजन करवाया नॉर्मल सेल के साथ में, तो वो हाइब्रिड सेल बनी। अब अगर कोई बच्चा ये पूछे कि सर कैंसर सेल के साथ में क्यों करवाया? क्योंकि बेटा कैंसर सेल की जो एक्टिविटी है वो आपके नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होती है। मानते हो इस चीज को? ठीक है, इसलिए अगर आप हाइब्रिड सेल बना रहे हो कैंसर सेल के साथ में, तो जो एंटीबॉडी बनाने की जो रेट है, एंटीजेनिसिटी की जो दर है, वो क्या हो जाएगी? वहां पर बढ़ जाएगी कि ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनेगी। इसलिए आप हाइब्रिड सेल कैंसर सेल के साथ में बनाते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तुम थके हुए हो, आज तो रहने देते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास है ना। ले लो। कौन सा इसी चैप्टर की? हाँ, इसी चैप्टर की। तो रहने दो सर।